दोस्तों, मैं ब्रिजेश आपके अपने चैनल ब्रिजेश सर एप्टीट्यूड क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्त आज हम एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर 2020 के 4th मार्च के सेकंड शिफ्ट की चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो पहले क्वेश्चन पर आ जाते हैं दोस्त। मैंने कुछ एक चेंजेस किए हैं, मे बी सबको ठीक लगे और अगर कोई करेक्शन हो तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है ना। चलिए भाई, तो पहले क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कहता है कि 4 पुरुष और 6 महिलाएं एक निश्चित कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस में जहां पर और लगा हुआ होता है, इंग्लिश में एंड लगा हुआ होता है, ठीक है ना, 5 दिनों में, तो आप ये लिख सकते हैं 4 पंजे 20 मेल। थोड़ा सा वर्क बराबर करेंगे दोनों ही कंडीशंस में, ठीक है ना। वर्क बराबर करने के लिए 20 मेल प्लस 20 मेल प्लस 6 पंजे 30 फीमेल, ये बराबर होंगे दूसरा कार्य 3 पुरुष और 4 महिलाएं 7 डेज में। तो 7 या 21 मेल प्लस वॉट 4 सत्ते 28 फीमेल, ठीक है ना। मेल आप इधर लेके आएंगे तो आप कहेंगे 2 फीमेल बराबर हो जाएगा, और मेल को इधर ले जाएंगे तो आप कहेंगे भाई मेरे 1 मेल के। या आप मेल और फीमेल की इफिशियंसी की यदि बात करेंगे तो मेल की इफिशियंसी 2 होगी, उसी समय फीमेल की इफिशियंसी कितनी होगी, 1 होगी। हमें क्या करना है, सबसे पहले कार्य कैलकुलेट करना है। दो इफिशियंसी यहाँ पर हम रखेंगे तो 20 दूनी 40 हो जाएगा, प्लस 30 70। देन हमारा जो टोटल वर्क है वो कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। लेकिन टोटल वर्क का कितना मुझे चाहिए होगा, 2 सही 2 बट्टे 1/5 1/2, सॉरी 2 सही 1/2, इसका मतलब 5/2। अगर 5/2 की बात करूंगा तो आप कहेंगे ये आपका टोटल वर्क हो जाएगा जो हमें करना है कितने दिनों में, 5 दिनों में। तो अगर इतना वर्क हमें करना है, ठीक है ना, और कितने दिनों में करना है, 5 दिनों में, तो ये इफिशियंसी आ जाएगी, इफिशियंसी आ जाएगी, ठीक है ना, टोटल इफिशियंसी आ जाएगी। इफिशियंसी आ जाएगी, जरा इफिशियंसी देखिएगा तो आप कहेंगे इफिशियंसी आ जाएगी 35। अरे 2 से कैंसिल आउट करेंगे 35। आप ये बताइए जरा, कितने पुरुषों को 25 महिलाओं के साथ लगाया जाता है। इसका मतलब 25 महिलाएं एक के हिसाब से काम करेंगी तो 25 कार्य कर चुकी होंगी एक दिन में। एक दिन का ये कार्य आ गया, वर्क पर डे, ये एफिशिएंसी आ गई, ठीक है ना। एक दिन में 35 कार्य, जिसमें से महिलाओं ने एक दिन में 25 किया होगा, बचा हुआ 10। मेल के द्वारा जो किया गया कार्य है वो कितना है, 10, और ये वर्क पर डे ये इनकी इफिशियंसी है। तो मेंस आ जाएंगे कितने, इफिशियंसी से विभाजित कर दो, देन जो टोटल मैन आ जाएंगे वो आ जाएंगे भाई मेरे 5, ठीक है ना, मैन आ जाएंगे 5। ये मैन की इफिशियंसी है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है दिस। देन हमने ये कहा ए बी को एक वस्तु 20% की हानि पर बेचता है, बी इससे 12.5% के लाभ पर। आप ये बताइए 20% की हानि पर यदि ए की वस्तु 100 रुपए की होती तो बी को इसे बेचने के लिए कितना रुपए भाई मेरे मिलता, 80 रुपए। क्योंकि 20% की हानि पर बेचता है, देन बी को 80 रुपए में यही वस्तु मिली होगी, और बी इसे 12.5% का मतलब होता है 1/8। इसका मतलब 10 रुपए का प्रॉफिट। 10 रुपए के प्रॉफिट पर अगर बेचेगा तो 90 रुपीज में ये सी को बेच देगा। अच्छा देखिए, डी के बारे में और कहा गया है कि सी इसे 8% की हानि पर बेचता है। अच्छा 8% का हानि कितना हो जाएगा, 8 ने बेहतर 7.2 रुपीज। 7.2 अगर हटा दूंगा, 8 हटा दो, देन 82 बचेगा, 82.8 बचेगा, ठीक है ना। अच्छा देखिए, डी को इस वस्तु को खरीदने के लिए कितना रुपए पे करना पड़ा, देन 248.4, मतलब इसकी वैल्यू जो है वो है 248.4। अच्छा ये कितने गुना है, तो आप देखेंगे 3 गुना, 3 8 24, 3 दूनी 6 और 2 8 हो जाएगा, 8 3 24, यही हो जाएगा 3 गुना। यदि ये 3 गुना है तो आपको क्या करना है, आपको ये बताना है ए और सी को जो हुई हानि है उसमें अंतर क्या होगा। अच्छा ए को कितने रुपए की हानि हुई, ए को लॉस कितने का हुआ, तो आप कहेंगे ए का लॉस है जी 20 रुपए का, और सी का जो लॉस है वो कितना है, तो ये 7.2 रुपीज का है।
इन दोनों का मुझे डिफरेंस चाहिए होगा, 8 होता तो कितना बचता, 12 बचता, लेकिन 12.8 बचेगा क्योंकि पूरा 8 नहीं है और इसे मुझे गुणा कितने से करना होगा, 3 से। 3 8 24 के लिए 4 आएगा, यूनिट प्लेस पर जहां भी 4 होगा वही मेरा सही आंसर होगा। देन 3 8 24 पॉइंट के बाद ही आना है क्योंकि पॉइंट 1 तो आना ही आना है, ठीक है ना। देन ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ। जरा देखिएगा, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 36 2 38 हो जाएगा, ठीक है ना, 38.4। देन हमने कहा यदि 12x² माइनस 21x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन हमें 9x² प्लस 1/16, ये 1/16 होगा, ठीक है ना, 1/16 x² माइनस 1 का मान हमें कैलकुलेट करना होगा। देखिए बहुत ही आसान होगा, आप जरा गौर से देखिएगा, ठीक है ना। यदि मैं यहाँ पर भाई मेरे एक यहाँ 3 चाहिए होगा, कितना चाहिए होगा, 3, तो 4 का डिवीजन करना पड़ेगा 4x का। यदि हम 4x का डिवीजन करेंगे तो यहाँ पर 3x बचेगा, माइनस का यहाँ पर भाई मेरे कितना बचेगा, 21/4 बचेगा, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस ये होगा 1/4x और ये वैल्यू बराबर हो जाएगी कितने के, 0 के। आप जरा यहाँ से देखिएगा 3x प्लस 1/4x ये बराबर कितने के होगा, तो आप कहेंगे 21/4 के। मुझे क्या करना है, स्क्वायर करना है। अगर स्क्वायर करना होगा तो इसका स्क्वायर करेंगे, 21 का स्क्वायर 441/4 चौक 16 माइनस, अब देखिए 2 आता, लेकिन 2 तब आता जब यहाँ x प्लस 1/x होता, लेकिन यहाँ 3/4 भाई इन दोनों का गुणा कर लेंगे जैसा का तैसा, 3 इंटू 1/4, तो 3 इंटू 1/4 का मतलब होगा 3/4। बात से सहमत है? आपको यही सॉल्व करना है। देखिएगा अपॉन में 16 आना ही आना है, देन 441 माइनस, देखिए 4 का गुणा यहाँ करना पड़ेगा क्योंकि 4 से डिवीजन करेंगे, 4 टाइम 4 दूनी 8 तिया 24 माइनस का 24। यदि मैं यहाँ से भाई मेरे 30 घटा दूं, 30 घटा दूं तो ये कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 431 बचेगा, 400, अच्छा 410 11 बचेगा। 411 में 6 और ऐड करेंगे तो 417 हो जाएगा और 417/16 हमारा क्या है, सही आंसर है, ठीक है ना। आगे बढ़िए भाई मेरे, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर वाले दो वृत्त P और Q एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं और उनके केंद्रों के बीच की दूरी हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर है। तो सामान्य जीवा PQ की लंबाई हमें कैलकुलेट करनी होगी। एक बात जरा सुनिएगा, दो सर्किल है, पहला वाला सर्किल, ठीक है ना, सर्किल थोड़े सही बन पा रहा है, शेप यहाँ पर नहीं आती है शायद में भी, है, चलिए कोई बात नहीं। देन दूसरा भी हमने सर्किल बना लिया भाई मेरे, देखो ये सर्किल सत्यानाश हो गया, चलिए कोई बात नहीं। देन ये दूसरा सर्किल हो गया, ठीक है ना। इन दोनों का अगर हम क्या करें, सेंटर को मिला लें, इन दोनों के सेंटर को मिला लें, तो मुझे ये बताया गया है कि भाई मेरे इनके जो बीच की दूरी है ना वो कितनी है, 10 है, ठीक है ना, 10 है। अच्छा ये 5 सेंटीमीटर मान लेता हूँ और ये वाली मैं मान लेता हूँ जी 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 7 सेंटीमीटर। मैं इसे x मान लेता हूं जी और इसे मैं 10 माइनस एक्स मुझे मानना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये वाली जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 10 माइनस एक्स, ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे, आप इस परपेंडिकुलर को, इस हाइट को निकालिए, ठीक है ना, इस हाइट को, और इसका दोगुना आपका आंसर हो जाएगा। सबसे पहला काम ये होगा कि मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी होगी। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए भाई ये क्या है, परपेंडिकुलर पर मीन्स कैंसिल वो करेगा। देन हम क्या करेंगे भाई मेरे, सबसे पहले यहाँ इसकी वैल्यू निकालेंगे। वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे कि भाई मेरे इन दोनों में पाइथागोरस लगा देंगे, मतलब 5 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर होगा एच स्क्वायर के, ठीक है ना। और एच स्क्वायर यहाँ पर बराबर होगा 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 माइनस, देखिएगा 10 का स्क्वायर 100 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x, ठीक है ना। यहाँ से आप देखेंगे तो भाई मेरे ये 25 एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर फिलहाल कैंसिल आउट हो जाएगा। देन यहाँ पर कितना बचेगा, माइनस का 51 और ये माइनस का 51 इधर आके प्लस का हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ 25 में हमें ऐड करना होगा 25 प्लस दिस, देन ये बराबर हो जाएगा कितने के, 20 ऑफ x के, ठीक है ना। अगर मैं इसे ऐड करूंगा, अगर मैं इसे ऐड करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 76 डिवाइडेड बाई 20, और 20 से अगर मैं इसे विभाजित करूंगा भाई मेरे, तो जरा देखिएगा 4 से क्या कैंसिल आउट होगा,
4 एकन 4, 4 नेम 4 एकन 4, 4 नेम 36 बटे 4 पंजे 20, ठीक है ना? 19 बटे कितना हो जाएगा? 5। बात से सहमत हैं? ये x की वैल्यू हो गई। मुझे ये h चाहिए होगा। h चाहिए होगा इसका मतलब मुझे यहाँ पर ये वैल्यू रख लेनी होगी। देखिएगा ज़रा 5 पंजे 25 h की वैल्यू जो होगी h की वैल्यू होगी रूट के अंदर 25 माइनस एक्स स्क्वायर 19 सम 19 कितना 361 19 का स्क्वायर कितना होता है 361 डिवाइडेड बाई 25 25 सम 25 कितना हो जाएगा 625 माइनस 361 डिवाइडेड बाई 25 और ये रूट के अंदर होगा मेरे दोस्त, ठीक है ना? अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो जरा देखिएगा यहाँ पर 4 बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा 4 बचेगा। देखिए 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा, ठीक है ना? अगेन यहाँ पर भाई मेरे कितना बचेगा तो आप क्या करेंगे यहाँ पर देखिएगा 2 बचेगा, ठीक है ना? और ये रूट के अंदर होगा अपॉन में कितना होगा तो ये 25 होगा, ठीक है ना? 4 यहाँ से कैंसिल आउट ले सकते हैं सॉरी बाहर ले सकते हैं। 4 बाहर लेंगे तो 2 आ जाएगा और इसका क्योंकि मुझे अगर इसकी लेंथ चाहिए होगी तो इसका दोगुना होगा मतलब 2 के साथ में 2 और मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना? ऐसा कोई भी ऑप्शन जिसमें 4 होगा यही आपका आंसर हो सकता है फिलहाल। 4 छक 24 4 छक 24, ठीक है ना? 4 रूट 66 आपका क्या होगा सही आंसर होगा। दोस्त इसे करने का यही तरीका होगा, ठीक है ना? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं। चलिए भाई अगले क्वेश्चंस की तरफ आ जाते हैं तो अगला क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है दोस्त अब 200 से 800 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो ना तो 5 से और ना ही 4 से विभाज्य देखिए सबसे पहले तो ना विभाज्य होने वाली संख्याओं की बात करेंगे 1 से लेकर 200 तक, ठीक है ना? तो 200 संख्याएं होंगी देन 201 संख्याएं वैसे तो होंगी, ठीक है ना टोटल। देन हमने क्या किया भाई मेरे 200 इंटू देखिए हर एक 4 संख्याएं 5 में से 5 से विभाजित नहीं होंगी। हर एक 6 संख्याएं आउट ऑफ 7 7 से विभाजित नहीं होंगी, ठीक है ना? मैं इनका गुणा कर लूंगा। यहाँ से जरा देखूंगा तो आप कहेंगे भाई मेरे 5 से 5 चौक 20 देन 5 चौक 20 4 चौक 16 16 छक्के 96 बटे 7 यहाँ से जरा डिवीजन कीजिएगा 7 एकन 7 बचेगा भाई मेरे 2 26 हो जाएगा 7 तिया 21 कितना बचेगा भाई मेरे 5 सत्तू सत्तू 49 कोई दिक्कत तो नहीं देन ये आपका क्या हो जाएगा ये वो नंबर हो जाएंगे जो इनसे विभाजित नहीं होंगे 137 ठीक है ना थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसे एपी से भी कर सकते हैं ठीक है ना अगर मैं 800 तक की बात करता हूं 800 तक की बात करता हूं तो 800 इंटू 4/5 माइनस इंटू 6/7 देखिएगा 5 से देन 5 से कैंसल आउट करेंगे 5 एकन 5 5 छक्के 30 कितना हो जाएगा 160 ठीक है ना 160 देन भाई अगर मैं गुणा करूंगा 16 चौका 64 640 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 7 देन देखिएगा 0 6 चौक 24 देन छचंग 36 36 37 38 ठीक है ना बटे 7 7 से कैंसल आउट कीजिए 7 पंजे 35 7 पंजे 35 34 बचेगा 7 चौक 28 ठीक है ना 6 बचेगा 7 8 56 ठीक है ना भाई इसमें से इसे जरा घटा दो तो केवल 200 से 800 तक के बीच की संख्याएं ऐसी होंगी जो इन दोनों से विभाजित नहीं होंगी ठीक है ना डिटेल के लिए इसका एक अलग से लेक्चर हम बनाएंगे वो डाल देंगे ठीक है ना 113 सॉरी 114 411 411 ये आपका क्या होगा सही आंसर होगा 411 ये आपका क्या होगा सही आंसर होगा किसी को कोई डाउट मेरे दोस्त यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं तो अगले क्वेश्चंस पर बढ़ते हैं जरा अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने वाली ब्याज की दर पर 8,000 रुपए की एक राशि का निवेश 10% वार्षिक ब्याज की दर से एक निश्चित समय में इतना रुपए हो जाता है देखिए असम ऑफ अमाउंट 8,000 रुपीज 8,000 रुपीज है ठीक है ना कितना हो जाता है 9261 ठीक है ना रेट परसेंटेज कितना है 10% लेकिन कंपाउंडेड हाफ ईयरली ठीक है ना हाफ ईयरली का मतलब होगा
यदि 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा तो हाफ ईयरली में इसे हम 5% काउंट करेंगे और 5% की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/20। देन हर एक 20 अमाउंट कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। हर एक अगले हाफ ईयर में 20 अमाउंट कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। हर एक अगले हाफ ईयर में 20 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। और आप जानते हैं ये 8000 होता है और ये आपका 9261 होता है, तो आप कहेंगे 3 हाफ ईयर्स, 3 हाफ ईयर्स। अच्छा, 3 हाफ ईयर्स का मतलब हुआ 1.5 वर्ष, 1.5 वर्ष। लेकिन अब कहा गया जब ब्याज वास्तविक रूप से संयोजित होती है तो पिछले ब्याज की दर से दोगुने ब्याज की दर पर समान समय के लिए, मतलब 1.5 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए, 1.5 ईयर के लिए, ठीक है ना। रेट परसेंटेज कितना होगा, इस रेट का दोगुना, इस रेट का कितना, दोगुना। अगर दोगुना होगा तो 20% हो जाएगा। 20% की वैल्यू 1/5 होती है तो 5 से कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगले हाफ ईयर में 1/5 का 1/2 और करेंगे तो 1/10 हो जाएगा, मतलब 10 वाला अमाउंट कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। यदि मैं आपसे यहाँ कहूँ 50 वाला अमाउंट कितना होगा, 66 होगा। और 50 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, तो ये 8000 दे रखी है। कितनी दे रखी है, 8000। कितने गुना है, तो आप कहेंगे 160 गुना है। मुझे कितने की वैल्यू चाहिए होगी, 16 यूनिट की वैल्यू चाहिए होगी। 16 इंटू 16 256, 256, ठीक है ना, 256। देन एक जीरो आना ही आना है, 256 जहां भी होगा वही मेरा सही आंसर होगा, ठीक है ना। 2560 इज द राइट आंसर, ठीक। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं भाई मेरे। ए और बी एक दूसरे से 144 मीटर की दूरी पर है, मतलब 144 मीटर की दूरी पर है। मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, ये आपका बी है। ए से और दूसरे स्थान बी से एक साथ चालू होती हैं, मतलब दो गाड़ियां हैं, एक दूसरे की तरफ क्या है, कारें हैं, चलना स्टार्ट होती हैं। यदि वे समान दिशा में चलती हैं, मतलब जैसे ये है, ये वाली इधर जा रही है, ये वाली भी इधर जा रही है, तो क्या होगा, तब वे 12 घंटे बाद मिलती हैं। अच्छा ये बताओ जरा, 144 किलोमीटर की दूरी समान दिशा में जाते हैं तो आप कहेंगे जी अंतर होता है स्पीड का अपॉन 12, तो आपके हिसाब से कितना आ जाएगा, ये स्पीड आ जाएगी 12 किलोमीटर पर आवर। लेकिन ये दोनों का अंतर होगा, स्पीड का अंतर होगा। और यही 144 किलोमीटर जब ये एक दूसरे के ओर आएंगे तो इसका मतलब x प्लस वाई इन दोनों का सम हो जाएगा। देन अब हमारी जो वैल्यू है, मतलब जो समय लगता है वो है 8/9 या 9/8, 9/8 आवर्स, 9/8 आवर्स, ठीक है ना। तो 9 से हम इसे विभाजित करेंगे, 9 एकम 9, 9 चौक 9 पंजे 45, 9 छक 54, ठीक है ना। देन ये हो जाएगा, देखिए 8 16 अट्ठे 100, 16 अट्ठे 8 छक 48, 16 अट्ठे 128, सॉरी 16 अट्ठे, देखिए 16 का भी टेबल मुझे याद नहीं आ रहा है। 8 छक 48 और 8 एकन 8 4 12, 16 अट्ठे 128, 16 अट्ठे 128, 128 में अगर 12 ऐड करेंगे 140, 140 बट्टे 2। देखिए अगर हम जो फास्टर होगी उसकी स्पीड की बात करेंगे, दोनों का प्लस बाई टू, दोनों का प्लस बाई टू, कितना होगा 70 किलोमीटर पर आवर। और अगर हम भाई मेरे इस मतलब जो स्लोअर है, स्लोअर है, उसके लिए या तो इन दोनों का अंतर ले लो या इन दोनों का अंतर ले लो, कितना हो जाएगा 60, सॉरी 58, 58, 58 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 58 किलोमीटर पर आवर। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक्स रुपए को ए बी सी और डी के बीच इतने के अनुपात में विभाजित किया जाता है। बी और डी के हिस्सों के बीच का अंतर हमें इतना दे रखा है, तो एक्स का मान हमें कैलकुलेट करना है। ध्यान दीजिएगा, 1/3, 1/5, 1/6 और 1/9। मैं 90 का गुणा कर लेता हूं तो यहां पर आ जाएगा 30, यहां पर आ जाएगा 18 पंजे 90, यहां पर आ जाएगा 15 छिक्के 90 और यहां पर आ जाएगा 10, ठीक है ना। अब हमसे यह कहा गया बी और डी के हिस्से के बीच में जो अंतर है, बी और डी के बीच में जो अंतर है वो है 8, और 8 की वैल्यू मुझे दे रखी है 832, 104 गुना। और मुझे क्या करना होगा, मुझे इन सभी का सम चाहिए होगा क्योंकि अमाउंट चाहिए होगा। अमाउंट कितना हो जाएगा, देखिए 40, 40 और 33, 40 और 33 कितना हो जाएगा, 73, 40 और 33 कितना हो जाएगा, 40 और
33 कितना हो जाएगा 73। अगर 73 हो जाएगा, 73 का गुणा मुझे कितने में करना है 104 में करना है, सॉरी 104 में करना है, ठीक है ना। एक मिनट, 104 अगर मैं 73 में गुणा करूंगा भाई मेरे कितने का 104 का, 73 में गुणा करेंगे 104 का, तो देखिए 7300 तो ये हो ही जाएगा। 4 का गुणा करेंगे, 4 तिया 12 और 4 सत्ते 28, 28 29, ठीक है ना। तो इसे जरा और ऐड कर लो, देन कितना हो जाएगा 7592, 7592, 7592 ए इज द राइट आंसर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है अब। यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से 8% अधिक है, इसका मतलब ये हुआ कि विक्रय मूल्य 8% अधिक होने का मतलब हो गया भाई मेरे, हमें 8% का प्रॉफिट होता है, ठीक है ना। यदि वस्तु के अंकित मूल्य पर प्रदान की गई छूट भी हमें दे रखी है 10%। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, कोई आर्टिकल है जिस पर 10% का डिस्काउंट देने के बाद भी 8% का प्रॉफिट होता है, इसका मतलब यही हुआ ना। देन इसका मतलब ये हो जाएगा कि 90% ऑफ एमआरपी पर अगर आप बेचेंगे तब भी आपको 108 रुपए ऑफ सीपी मिल जाएगा। मतलब ये भी एसपी होगा और ये भी एसपी होगा, ठीक है ना। जब ये दोनों एसपी हैं, दोनों को बराबर मैंने कर लिया, और बराबर करने पर मुझे एमआरपी और सीपी का रिलेशंस मिल जाते हैं। देन इन दोनों का जो रिलेशन होता है 108/90। देन अगर मैं कैंसिल आउट करूंगा भाई मेरे कितने से 18 से, तो 18 छिक्के 108, 18 पंजे 90। सीपी अगर 5 होगा तो एमआरपी 6 होगा। मुझसे पूछा क्या गया है, रेशियो ऑफ सीपी इज टू एमआरपी। सीपी 5 और एसपी 6, मतलब 5:6 के बारे में मुझे पूछा गया, तो 5:6 आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्त अगले क्वेश्चंस पर। एक समूह में कई व्यक्तियों की औसत उम्र की गणना 35 वर्ष के रूप में की जाती है, जो सही औसत से कितना है 2.5 वर्ष अधिक थी, क्योंकि दो व्यक्तियों की उम्र, अब ध्यान दीजिएगा, दो व्यक्तियों की उम्र 29 वर्ष और 22 वर्ष के बजाय, मतलब ये सही वैल्यू है, ये लिखना चाहिए था, इनके बजाय इतना और इतना लिख दिया, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो यहाँ पर कुछ एक इंक्रीमेंट होगा और उसी इंक्रीमेंट की वजह से 2.5 वर्ष इनके एज में बढ़ गया होगा। बस यही मुझे निकालना है कि ये 2.5 वर्ष कितने लोगों पर बढ़ेगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे दोनों का अंतर, जरा देखिएगा 30 मान लूंगा तो यहाँ 8.5 बचेगा, इसका मतलब 9.5, 9.5 पहले वाले में ज्यादा हमने लिख दिया, दूसरे वाले में कितना ज्यादा लिख दिया, तो आपने 18 ज्यादा लिख दिया, और इन दोनों का सम करेंगे तो 27 नौतिया 27.5 हमने ज्यादा लिख दिया। और ये कितना भाई, इतना ज्यादा होने की वजह से कितने का इंक्रीमेंट हुआ 2.5 का। तो 2.5 से हम क्या करेंगे, विभाजित कर देंगे, देन ये हो जाएगा भाई 25 सेकंड, 25 25 सेकंड 25 से 11%, कितने परसेंट होंगे 11% होंगे, जिन पर हमने क्या किया होगा 2% के वजन को बढ़ाने पर 2.5 बढ़ जाएगा और 35 हो जाएगा। एवरेज इसका मतलब ओरिजिनल रहा होगा 32.5, जो 2.5 बढ़कर कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने प्रस्तुत है, 7 कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मतलब है 7 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं 3 माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होगा 6 के। यहां से जरा देखिएगा 7 में से इतना जाएगा तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 3, ये वाला 3 इधर आके माइनस हो जाएगा, देन कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा √3/2। अच्छा ये कितने की वैल्यू होती है, तो थीटा बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। अगर थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है तो कॉट स्क्वायर 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए कॉट 60 का मतलब हुआ कॉस 60, और कॉस 60 की वैल्यू कितनी है 1/2, मतलब 1/√3, और 1/√3 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो भाई मेरे ये हो जाएगा 1/3 प्लस सेक 60, देखिए कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो सेक 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 2 का स्क्वायर, ठीक है ना। अपॉन में कितना होगा जरा देखिएगा 10 स्क्वायर 30, इसका मतलब √3 का, सॉरी 60, देन √3 का स्क्वायर दैट इज 3, ठीक है ना, प्लस सॉरी माइनस, मैं इसे डायरेक्ट लिख लेता हूं, ये हो जाएगा भाई मेरे साइन स्क्वायर 60, मतलब 3/4। जरा गौर से देखिए ये 1/3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 4 तिया 12 और 1 13/4,
3, 13/3 सॉरी 13/3 और अपॉन में कितना हो जाएगा 4 तिया 12 माइनस 3 दैट इज 9/4 13 चौक 52/9 तिया 27 52/27 हमारा क्या होगा सही आंसर होगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस में से एक है, फिलहाल इसका आंसर आपको समझ लेना चाहिए। देखिए दोस्त, कहीं पर भी कॉस थीटा प्लस साइन 90 माइनस थीटा सेक थीटा प्लस कोसेक 90 माइनस थीटा, ये अगर कहीं भी होगा तो इसकी वैल्यू आप डायरेक्ट ही याद रख लीजिए 4। ठीक है ना। अब देखिए इसकी वैल्यू हम बात करते हैं, ये क्यों होगा मैं अभी बता देता हूँ। ठीक है ना। देखिए 2 अगर यहाँ से कॉमन ले लेंगे, 2 अगर यहाँ से कॉमन ले लेंगे, 2 अगर यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस देखिएगा इसे साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं और थीटा ये 63 है तो 90 माइनस 63 लिख सकते हैं। जब 90 माइनस 63 लिखेंगे तो ये भाई मेरे साइन के बजाय अब कॉस हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखिए साइन 63 ही यहाँ लिख लेते हैं 63। ठीक है ना। ये भी cos स्क्वायर 63 हो जाएगा। ठीक है ना। cos स्क्वायर 63 हो जाएगा और प्लस का 1 है। देन इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है तो आप कहेंगे आंसर होगा 4/3। फिलहाल मैं इसे जरा बता देता हूँ। देखिएगा इसे 1 अपॉन कॉस 9 1 अपॉन साइन 9 जैसे ही एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा साइन 81 प्लस कॉस 9। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा कॉस 9 डिग्री प्लस साइन कितना भाई मेरे 81 डिग्री का होल स्क्वायर। ठीक है ना। और डिवाइडेड बाई कितना होगा साइन 81 डिग्री इंटू कॉस 9 डिग्री डिवाइडेड बाई देखिए 4 तो ये आ ही गया है। ठीक है ना। मैं फिलहाल केवल और केवल इतने पोर्शन की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना। तो इसकी बात करेंगे यहाँ पर जरा देखिएगा, इसे हम लिख सकते हैं कितना कॉस स्क्वायर 9 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 81 को कॉस स्क्वायर 9 डिग्री लिख सकते हैं या नहीं लिखा जा सकता है। देन प्लस 2 साइन 81 और कॉस 9 डिग्री। ठीक है ना। डिवाइडेड बाई ध्यान दीजिएगा साइन 81 और कॉस 9 डिग्री। ठीक है ना। यहां से जरा देखिएगा 2 अगर हम कॉमन ले लें तो 2 और हमने cos 9 डिग्री कॉमन ले लिया। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर हमें क्या मिलेगा cos 9 डिग्री प्लस साइन 81 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन 81 और cos 9 डिग्री। cos 9 से cos 9 कैंसिल आउट हो जाएगा और अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो देखिएगा इससे sin 81 लिखा जा सकता है। sin 81 प्लस sin 81 कितना हो जाएगा 2 sin 81 2 इंटू 2 sin 81 से sin 81 कैंसिल आउट हो जाएगा। देन आंसर हो जाएगा 4। ठीक है ना। इसकी वैल्यू 4 होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 4 होती है। चलिए भाई अगले क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। इसे मैं फिलहाल रिकमेंड करूंगा कि आप सबसे पहले तो कम से कम क्वेश्चन को छोड़ दें, बाकी इस क्वेश्चन को हल करने के बजाय अभी छोड़ने पर ज़्यादा ध्यान दें। देखिए इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है, ये रूट के अंदर है सारा का सारा। ठीक है ना। इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। इसकी वैल्यू आप जानते हैं, ये वैल्यू होती है एक्स प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाइड विद एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3 ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स के बराबर। ठीक है ना। सबसे पहली बात यह है कि मुझे ये वाली वैल्यू गिवन नहीं है, लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मुझे गिवन है। देखिए इसका अगर मैं स्क्वायर करूंगा, इसका मैं स्क्वायर करूंगा तो मुझे मिलेगा 3 का स्क्वायर 9 बराबर 101 प्लस 2 ऑफ ये वाली वैल्यू। ठीक है ना। एक्स 2 ऑफ एक्स कोई दिक्कत तो नहीं। इस वाली वैल्यू को जब इधर लेके आऊंगा तो भाई मेरे अगर 10 जाता तो 91 बचता, 92 बचेगा। देन 92 92 डिवाइडेड बाई 2 बराबर x। तो लेकिन ध्यान दीजिएगा माइनस का 92 बाई दिस दैट इज 46 इज द वैल्यू ऑफ x और ये x कितने के बराबर है तो ये x इसके बराबर है। ठीक है ना। इसके बराबर है, यही वैल्यू मुझे निकालनी है। इसकी वैल्यू 3 है
देखिए 3 का मल्टीपल होगा, 3 का मल्टीपल ये भी है, 3 का मल्टीपल ये भी है, तो इन्हीं 2 में से ऑप्शंस होगा, ये तो हो ही नहीं सकता, 19 भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता, ठीक है ना? इन्हीं 2 में से कोई एक आंसर होगा। 3 का मल्टीपल होगा, 3 3 ज़ा 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 इंटू 46। अब देखिएगा 3 और मैं इधर अगर बाहर ले लेता हूँ तो 3 3 ज़ा 9 इंटू 3 प्लस 46 दैट इज 49। 9 अच्छा, मुझे तो केवल और केवल क्या चाहिए होगा यहाँ से, मुझे चाहिए होगा रूट। देखिएगा स्क्वायर रूट, तो इसका अगर मैं स्क्वायर रूट ले लूंगा, ठीक है ना, इसका स्क्वायर रूट ले लूंगा तो 3 इंटू 7 7 या 21 इज द राइट आंसर, ठीक है ना। 21 हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। चलिए भाई मेरे अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है। दोस्त ऐसे क्वेश्चंस में जहां पर सेक थीटा प्लस टेन थीटा या सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू गिवन होती है, देन अगर प्लस गिवन होगा तो माइनस वन अपॉन, जैसे पी गिवन है यहाँ पर तो वन अपॉन पी हो जाएगा माइनस साइन के साथ यहाँ पर, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर वन बाई पी होता है। दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा टू sec थीटा इज इक्वल टू पी प्लस वन अपॉन पी। और अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो जरा देखिएगा, एलसीएम ले लेते हैं, देन इसे हम कॉस के फॉर्म में लिख लेते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू, देखिए टू इंटू पी दैट इज टू पी, ऊपर आ जाएगा, अपॉन में क्या होगा पी स्क्वायर प्लस वन होगा। अगर ये आपका क्या है, बेस है, ये आपका क्या है, हाइपोटेनस है, तो परपेंडिकुलर जो होगा वो हो जाएगा भाई मेरे दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, दैट इज व्हाट, देन ये हो जाता है पी स्क्वायर माइनस वन, ठीक है ना। हमें पूछा क्या है, पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन, मतलब ये हो गया भाई मेरे परपेंडिकुलर अपॉन अपॉन हाइपोटेनस, और ये किसकी वैल्यू होती है, तो ये वैल्यू होती है साइन थीटा की। साइन थीटा इज द राइट आंसर। चलिए भाई, ए बी और सी एक धर्मदा न्यास को क्रमशः उनके वेतन का 8 और 7% और 9% दान करते हैं, मतलब ए बी सी 3 पर्सन है, ए और बी के वेतन समान है। देखिएगा जितना ए कमाता है उतना ही बी कमाता है, बराबर है दोनों का वेतन, और उनके दान के बीच में जो अंतर है वो कितना है, 259 का, 259 का। देखिए ए और बी के बीच में दान के जो प्रतिशत है उसमें अंतर कितने का है, 1%। तो 1% की वैल्यू भाई मेरे कितनी होगी, 259, देन 1%, 1% बराबर हो गया 259, ठीक है ना। तो आप कहेंगे देखिए ए की जो इनकम होगी वो हो जाएगी 25, सॉरी, एक मिनट, ठीक है ना। ए की जो इनकम हो जाएगी वो हो जाएगी 25900, बी की जो इनकम हो जाएगी वो हो जाएगी 25900, ठीक है ना। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इन दोनों का जो टोटल दान है वो कितना है, 15%। तो 15% की अगर वैल्यू ए प्लस बी के, अगर हम दान के अमाउंट की वैल्यू निकालेंगे, देखिए जैसा कि इन्होंने ये कहा है कि ए और बी का कुल दान सी के दान से 1185 रुपए अधिक है। ए और बी का हम कुल दान निकालेंगे 15%, 15 × 135 का 5 होगा, 13 बचेगा, 15 पंजे 75 और 13 कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा, 88 का 8 देन कैरी 8 होगा, 15 दूनी 30, 30 और 8 38 होगा, ठीक है ना। 3885, 3885 ये है क्या, ए और बी का मीन्स दान। अगर सी के दान की बात करते हैं तो इन दोनों के अमाउंट से 1185 रुपीज कम है। अगर इतना कम है तो सी का जो अमाउंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2700, ठीक है ना। ये कितने की वैल्यू हो जाएगी, 9% की वैल्यू, देन 9% बराबर है 2700, देन 100% इसका कितना हो जाएगा, सी का 100% कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30,000 रुपए, ठीक है ना, 30,000। अच्छा देखिए यहां से इन दोनों का देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 51,800 रुपए, और ये कितना हो जाएगा, 30,000 रुपए, तो 81,800 रुपए टोटल अमाउंट हो जाएगा जो दान दिया गया है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, थोड़े से कैलकुलेटिव क्वेश्चंस में से एक है। तो हमसे ये कहा गया, तो ए और सी का कुल दान ए बी और सी के कुल वेतन का कितना प्रतिशत है, ए और सी का दान, ध्यान दीजिएगा सी का दान कितना है, 2700 रुपए,
अच्छा, ए का दान कितना है? ए का दान है 8%। देन देखिए 2700 सी प्लस ए, 2700 प्लस ए की बात करेंगे 8%, 8 नेम 72, ठीक है ना? 8 नेम 72, देन 8 नेम 72, 8 पंजे 40 और 7 47, भाई मेरे 4 बचेगा, 8 दूनी 16 और 4 20, ठीक है ना? तो ये हो जाएगा 2700 प्लस 2700 प्लस 2072, 2072 को 2700 में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4772, और ये टोटल अमाउंट कितना हो गया था हमारा? 81,800, 81,800। अब देखिएगा, हमें यहाँ पर ये देखना होगा भाई मेरे, ये लगभग इसका कितना परसेंट है? 8 6 48, ये तो ज्यादा हो गया, 6% होगा नहीं, और 6 से कम यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है? एक ही ऑप्शन है, 5.8%। यही हमारा क्या होगा? सही आंसर होगा, यही होगा 5.8% के नियर अबाउट, ठीक है ना? देन हमारा आंसर आपका आ चुका है। आगे बढ़ते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे सामने प्रस्तुत है। एक नियमित षटकोण के आकार वाले एक मैदान का क्षेत्रफल 2400 √3 मीटर स्क्वायर है, तो 16.8 रुपए प्रति मीटर पर मैदान के घेराबंदी की लागत क्या होगी? आप ये बताओ, सबसे पहले इसका एरिया क्या होता है? षटकोण का एरिया क्या होता है? रेगुलर हेक्सागन का जो एरिया होता है √3/2 ए स्क्वायर होता है, ठीक है ना? और ये बराबर कितने हैं? तो ये 2400 √3 के, √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा। देन 3√3 ठीक है ना? क्योंकि 6 आपके क्या होते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल होते हैं, तो 6 इंटू √3/4 ए स्क्वायर, ठीक है ना? तो ये कैंसिल आउट हो जाए 3√3/2 ए स्क्वायर। देन अगर 3 से कैंसिल आउट करेंगे, 3 8 24, 800 इंटू 2 कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर की वैल्यू भाई मेरे 1600 हो जाएगी, तो ए की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? 40 हो जाएगी। अब देखिए, घेराबंदी का मतलब ये हुआ, घेराबंदी का मतलब ये हुआ कुछ इस तरह से, ठीक है ना? और अगर मैं चारों साइड्स की बात करूंगा, चारों सॉरी 6 साइड्स, ये क्या है? हेक्सागोनल है ना? हेक्सागोन है ना? हाँ, तो हमने क्या बना दिया? वर्ग बना दिया। वर्ग नहीं, मुझे हेक्सागन चाहिए होगा। देन हेक्सागन में कितनी? 6 साइड होती हैं। दिस 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 एंड दिस, ठीक है ना? तो आप कहेंगे 6 इंटू 40, 6 चौक 24, 240 को गुणा आपको जो टोटल एक्सपेंडिचर होगा वो हो जाएगा 240 इंटू 16.8। देखिए 8 चौक 32, 2 आना चाहिए, 2 आना चाहिए यूनिट प्लेस पर, तो ऐसा एक ही, क्योंकि देखिए पॉइंट की वजह से ये वाला जीरो पॉइंट को कैंसिल आउट कर लेगा। 8 चौक 32, 2 ही आपका यूनिट प्लेस पर आना चाहिए, और ऐसा केवल और केवल ए ऑप्शन है, ठीक है ना? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एबीसी में एसी बराबर देश, अब देखिएगा बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस में से एक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, लेकिन कोई बात नहीं, फिलहाल हम लोग अभी करने वाले हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है ना? ये हमारा ट्रायंगल है एबीसी, ठीक है ना? ये मान लेता हूँ ए है, ये आपका बी है, और ये आपका सी है, ठीक है ना? एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये इन्होंने ये कहा है एसी बराबर 8.4, ठीक है ना? बीसी बराबर 14 है, ठीक है ना? पी ए बी पर एक बिंदु है, जैसे कि सीपी बराबर सीपी, सीपी ये वाला पी कहीं भी बिंदु है, और सीपी बराबर कितना है? 11.2, ठीक है ना? सीपी है। एंगल ए सी पी, ए सी पी ये वाला एंगल बराबर है किसके? एंगल बी के, एंगल बी के बराबर है। मतलब यहाँ पर दो आपके सिमिलर ट्रायंगल हो गए, एक तो ये वाला और एक बड़ा वाला, ठीक है ना? बड़े वाले के ये वाला सिमिलर हो गया, ठीक है ना? चलिए भाई, देन बीपी की लंबाई हमें ज्ञात करनी है, ये वाली लेंथ हमें कैलकुलेट करनी है कि भाई मेरे ये वाली लेंथ क्या होगी। चलिए कोई बात नहीं, सबसे पहले हम आ जाते हैं, एक कलर चेंज कर लेते हैं, ज़्यादा बेहतर होगा समझने के लिए, ठीक है ना? एक बड़े वाले ट्रायंगल में और दूसरा इस वाले ट्रायंगल में, ध्यान दीजिएगा, इस वाले ट्रायंगल में, ठीक है ना? अब देखिए एक कोण तो दोनों में कॉमन है, ठीक है ना? एक कोण तो दोनों में कॉमन है, और ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है। तो आप जरा गौर से देखिएगा, मैं सबसे पहले एपी की बात करूंगा, ठीक है ना? एपी,
तो गौर कीजिएगा, एपी के बजाय मैं एक काम करता हूं, देखिएगा ए के अपोजिट क्या है साइड इस वाले छोटे वाले ट्रायंगल में, तो आप कहेंगे 11.2 और ए के ही अपोजिट इस वाले में क्या है साइड, तो आप कहेंगे अपॉन में है जी 14 बड़े वाले में, ठीक है ना। अब मैं क्या आ जाता हूं, अब मैं आ जाता हूं इस वाले एंगल के सामने, इस वाले एंगल के सामने, खाली वाले एंगल के सामने 8.4 है छोटे वाले में, तो यहां पर आप लिख लेंगे 8.4 और देखिएगा, देखिए जब ये वाला एंगल इसके बराबर है बड़े वाले ट्रायंगल में, ठीक है ना, और ये वाला इसके बराबर, तो इसका ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला जो एंगल होगा, मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूं, ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है ना। ये वाला जो एंगल होगा पूरा बड़ा वाला, ये वाला एंगल, ये इसके बराबर होगा या नहीं होगा, बिल्कुल बराबर होगा। तो इसके अपोजिट क्या है, ए बी है, ए बी है, ए बी है, तो यहाँ ए बी की वैल्यू मुझे मिल जाएगी, ठीक है ना। जरा गौर से देखिएगा, और मैं क्या करता हूं भाई, मेरे इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूं, ठीक है ना। देन कैलकुलेट करेंगे तो देखिएगा 14 से अगर कैंसिल आउट करेंगे तो 14 अट्ठे 112 और 8 से अगर कैंसिल आउट करेंगे इसे, तो देखिएगा पॉइंट से पॉइंट फिलहाल कैंसिल आउट हो गया है, ठीक है ना। 8 एकन 8 न जाने के लिए 0.5, तो ए बी का जो मान होगा वो हो जाएगा 10.5, ठीक है ना। एक बार और जरा समझिएगा, ठीक है ना, एक बार और समझिएगा। अब थोड़ा सा हमें और ध्यान देना होगा इन्हीं वाले ट्रायंगल्स में, ठीक है ना। मुझे अगर ये एपी मिल जाए या फिर ये बीपी निकाल, देखिए बीपी तो हम डायरेक्ट निकाल नहीं सकते, इस ट्रायंगल का बड़े वाले से या छोटे वाले से कोई रिलेशन नहीं है, तो हम क्या करें, एपी निकाल सकते हैं। तो चलिए भाई एपी निकाल लेते हैं। इस वाले एंगल के सामने क्या है, एपी, तो एक बार फिर से हम इसी वाले में लगा रहे हैं एपी, ठीक है ना। इस वाले एंगल के सामने क्या है, एपी, ठीक है ना। और अगर मैं छोटे वाले ट्रायंगल में इस वाले बड़े वाले ट्रायंगल में बात करता हूं, तो इसके सामने क्या है 8.5, 8.4 सॉरी 8.4, ये बराबर है। अब देखिएगा मुझे दोनों साइड वो लेनी होंगी जिनका रेशियो मुझे पता हो, जैसे ए के अपोजिट में मुझे मतलब साइड पता है 11.2, और भाई ए के ही अपोजिट में बड़े वाले में पड़ता है ये 14 है। 14 सत्ते 14 पंजे 14 छिक्के 14 छिक्के 84, ठीक है ना। 14 छिक्के 84 0.6 टाइम, तो एपी की जो वैल्यू आ जाएगी, अगर 0.6 का गुणा करेंगे, 6 दूनी 12, 6 एकन 6 और 1 7, देन पॉइंट 2 अंकों के बाद आएगा 6 एकन 6, 6.72। मुझे तो बीपी चाहिए, मुझे क्या चाहिए, बीपी चाहिए। तो भाई मेरे एपी अगर मैं इसमें से घटा दूं तो मुझे बीपी मिल जाएगा, बीपी मिल जाएगा। तो एपी है कितना, 6.72। अगर मैं यहाँ जीरो बढ़ा लूं, कैरी लूंगा तो 8 आएगा, और 8 देखिए 8 यहाँ भी आ रहा है फिलहाल, लेकिन पॉइंट 2 अंकों के बाद आएगा, ठीक है ना। 4 14 में से अगर मैं भाई मेरे कितना 7 घटाता हूं तो 7 आएगा, देन 3.78, 3.78 ये मेरा क्या होगा, सही आंसर होगा। किसी को कोई डाउट नहीं। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं दोस्त, और अगला क्वेश्चन हमारे सामने प्रस्तुत है अब, एक मिनट, ठीक। एक वृत्त की जीवा AB और CD E पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। देखिए भाई, एक वृत्त की जीवा AB और CD E पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। एक वृत्त है जिसकी दो जीवाएं हैं, AB और CD, AB और CD एक दूसरे को E पर प्रतिच्छेद करती हैं। AE की जो वैल्यू है वो कितनी है, 12 है। बीई की वैल्यू कितनी है, तो ये 20.25 है। और अगर इसी तरह से सीई की बात करते हैं तो सीई बराबर है 3DE के, सीई बराबर है 3DE के, सीई बराबर ये वाला बड़ा होगा, ठीक है ना। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस में कभी भी ध्यान दीजिएगा, ए ई इंटू ई बी मतलब 12 इंटू 20.25 ये बराबर होगा कितने के, ए सी सॉरी सीई इंटू डीई। और देखिए ये बात आपको पता है, सीई की जगह 3DE, तो 3DE इंटू डीई, अरे सीई इंटू डी और सीई की जगह 3DE, देन 3 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 चौक 12,
अब देखिए डीई का स्क्वायर हमें इतना गिवन है और डीई का स्क्वायर अगर इतना है तो देखिएगा जरा 2 आ जाएगा यहाँ से रूट लेंगे तो, और इसका रूट लेंगे तो देखिए 25 की वजह से 5 आना ही आना है, ठीक है ना। एक अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, 4 पंजे 20, इसका मतलब 4.5 आएगा और ये बराबर कितने के होगा, डीई के। तो आप कहेंगे जो डीई की वैल्यू होगी वो तो होगी 9, लेकिन मुझे चाहिए होगा सीई की वैल्यू, सीई की वैल्यू जो 3 डीई के बराबर है। तो 3 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 27 सेंटीमीटर, 27 सेंटीमीटर। आपका सही आंसर होगा ए, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। एबीसी में एंगल बी बराबर 72 और एंगल सी बराबर 44। तो बी और ई का जो मान हो गया वो हो गया 116। 116 का मतलब जो बचा है ए, उसकी वैल्यू हो गई 64, ठीक है ना। चलिए भाई, बीसी को, ये आपका ट्रायंगल है ए बी और सी, और बीसी को बढ़ाया जाता है, बीसी को भाई मैंने बढ़ा दिया डी तक हमने बढ़ा दिया, मान लेते हैं बी और एंगल ए सी डी ये वाला हो गया, समद्विभाजक ई पर मिलते हैं, एक ये और एंगल बी का समद्विभाजक, मतलब ये है एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर एंगल का समद्विभाजक, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है a/2, और a/2 का मतलब हो गया इसका आधा, दैट इज 32, ठीक है ना। इसकी वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है भाई मेरे, जरा देखिएगा गौर से। एक बात मुझे ये बताओ, यहाँ पर रूट टू एक्स स्क्वायर लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है, प्लस वाई स्क्वायर लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है, प्लस 2√2 वाई स्क्वायर लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, मुझे एक बात ये सोचनी होगी, देखिएगा यहाँ एक्स और वाई का क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, मतलब या तो एक्स वाला माइनस होगा या वाई वाला माइनस होगा, ठीक। एक्स वाई जेड क्या है, ये प्लस है, या तो ये दोनों प्लस प्लस होने चाहिए और या ये दोनों माइनस माइनस होने चाहिए, तब ये प्लस आ सकता है। देखिए फिर से एक्स और जेड माइनस आ रहा है, इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर ये माइनस कर दूं तो देखिएगा जरा, इसके साथ गुणा में होगा तब भी माइनस आ जाएगा, इसके साथ गुणा होगा तब भी माइनस आ जाएगा, और ये दोनों प्लस रहेंगे। तो आप कहेंगे x की जो वैल्यू है वो x के साथ में जो आपका कोफिशिएंट है वो होगा -√2, मतलब a का जो मान होगा -√2, ए का मान कितना होगा, -√2, और b का जो मान होगा वो होगा 2√2। अब यही वैल्यू मुझे यहाँ रखनी है। देखिए a का मान अगर a का स्क्वायर करेंगे, सॉरी मैं इधर इधर लिख लेता हूँ, कहाँ है ये, a का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा, b का स्क्वायर 2 दूनी 4 दूनी 8 आ जाएगा, ठीक है ना। और माइनस से भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देन 2 इंटू 2 दैट इज 4, 10 और 4 कितना हो जाएगा, 14, 14 इज द राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए भाई मेरे अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, जरा देखिएगा। देखिए यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं, आई थिंक कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। चलिए भाई, हमने कहा क्वेश्चन हमारा कहता है 2016 और 2018 में बी के उत्पादन, 2016 और 2018 में बी का उत्पादन, 2016 और 2018 में बी का उत्पादन, 2016 और 2018 में बी का उत्पादन कितना होगा, 180, ठीक है ना, 180 हो जाएगा, 180 उत्पादन बी के उत्पादित मोटरसाइकिलों की कुल संख्या 2013, 2015, 2016 में डी, 2013, 2015, 2015 और 2016 में डी। आप ये बताइए इन दोनों का 205 होगा, 205 और 300, टोटल हो जाएगा 300। तो इन्होंने ये कहा है कि इनके बीच जो मोटरसाइकिलों की कुल संख्या का अनुपात क्या होगा, मतलब 180 और 300 के बीच में अनुपात मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। 6 से 6 18 और 6 पंजे 30, 3:5 कहीं है, यही हमारा सही आंसर है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है। अब हमसे ये कहा गया 6 वर्षों में प्रकार ए के मोटरसाइकिल का कुल उत्पादन 2013 और 2016 में सभी प्रकार के मोटरसाइकिलों के उत्पादन से कितना प्रतिशत कम है, ठीक है ना। देखिए 6 वर्षों में प्रकार ए के मोटरसाइकिल का कुल उत्पादन 6 वर्षों में, ये वाला मुझे चाहिए होगा टोटल, टोटल चाहिए होगा, ठीक है ना। सबसे पहले 8 और 9,
17, 17, 5, 22, 22 और 4, 26, 26 और 5, 31 का 1, 3, 12, 12, 20, 20, 8, 28, 28 और 8, 36, 36 और 8, 44, 44 और 9, 53। ठीक है ना? बात से सहमत हैं? चलिए भाई। फिर इन्होंने ये कहा कि उत्पादन 2013 और 2016 में सभी प्रकार के मोटरसाइकिलों के उत्पादन से कितना प्रतिशत कम है? अच्छा, 2013 और 2016। 2013 मतलब एक तो चाहिए होगा ये वाला 2013 और 2016। ठीक है ना? ये दोनों चाहिए होंगे। अब देखिएगा, अगर मैं 207, 207 और 9, 215 और 220, 220 और 180, 220 और 180, 400। इधर आ जाते हैं भाई मेरे। देखिएगा ज़रा, हमने कहा 8 और 9 17, 17 8 और 9 17, 17 और 2 19, 19 और 5 24 का 4, 4 बचेगा भाई मेरे, सॉरी 2 बचेगा। 10, 8, 18, 18 और 18, 36। ठीक है ना? आप कहेंगे ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 764 से कितना प्रतिशत क्या है? से में सभी प्रकार के मोटरसाइकिलों के उत्पादन से कितने प्रतिशत कम है? आप ये बताओ, ये वाला कितना प्रतिशत कम है? तो कम बताने के लिए मुझे यहाँ पर अंतर लेना होगा। अंतर कितना हो जाएगा? 3, 3, 2, 2, 3, 3 और किससे? तो इन दोनों से मतलब 764 से मुझे कैलकुलेट करना है भाई मेरे। आप जरा ये बताओ, अगर मैं 7 या 21, देखिए 3 के समथिंग आएगा, एक बार देख लेता हूँ फिर भी, ठीक है ना? तो आप क्या करेंगे, 3 इसका 30% अगर निकालेंगे, ठीक है ना? तो 7 या 21, 7 या 21 एक बार देख लेते हैं पूरा। 3 चौक 12 और 3 छक्का 18, 18, 19, एक बचेगा 7 या 21, 21 और 1 22। मतलब ये 2292 के समथिंग आ रहा है और ये कितना है, 2300 है। तो आप ये कहेंगे लगभग ये इसके बराबर है, देन 30.5 आपका क्या है, सही आंसर है। 30, 31 तो नहीं है, 31 तो नहीं है, क्योंकि 729 अगर इसमें और ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 2300 से भी ज्यादा हो जाएगा। लेकिन ये कितना है, 23,300 है, 23,300 और 23,300 से भी ये ज्यादा हो जाएगा। तो 31 तो नहीं होगा, देन क्या होगा, 30.5%। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है। 2015 के दौरान कौन से प्रकार के मोटरसाइकिल का उत्पादन 2017 में सभी प्रकार के मोटरसाइकिलों के उत्पादन से 25% अधिक था? 2015 के दौरान कौन से प्रकार के मोटरसाइकिल का उत्पादन 2017 में सभी प्रकार के मोटरसाइकिलों के उत्पादन से 25% अधिक था? देखिएगा, 2017 में सभी प्रकार के मोटरसाइकिलों के कुल उत्पादन से 25% अधिक थी। एक मिनट। ड्यूरिंग 2015 द प्रोडक्शन ऑफ विच टाइप ऑफ मोटरसाइकिल वॉज more than 25% of the total productions of all types of motorcycle in 2017। 2017 में कुल कितने हैं, तो जरा देखिएगा, इन दोनों का सम कर लेते हैं। 200, 300, 380। ठीक है ना? 380। और हमसे ये कहा गया है ड्यूरिंग 2015 द प्रोडक्शन ऑफ विच टाइप ऑफ मोटरसाइकिल वाज more than 25% of the total productions of all the types of motorcycle in 2017। कुछ तो गड़बड़ है दोस्त। ठीक है ना? अगर मैं इसका 1/4 करता हूं तो 4 निम 36 और 4 पंजे 20, 95, 95 के समथिंग 2000 किस में, 15 में, 2015 में 95, 2015 में 95, 2015 में 95, सी है क्या, सी है, बिल्कुल सही है। ठीक है ना दोस्तों, ये ज्यादा नहीं है, मोर देन नहीं, मोर देन नहीं, वॉज 25% ऑफ टोटल प्रोडक्शंस ऑफ ऑल द टाइप्स ऑफ मोटरसाइकिल दिस। सभी प्रकार के मोटरसाइकिलों के कुल उत्पादन से 25% अधिक नहीं, का 25% थी। ठीक है ना? वो है 95। ठीक है ना? ये क्वेश्चन आपका गलत है। ठीक है ना? मे बी टाइपिंग एरर हो सकती है, चलिए कोई बात नहीं। 2014 से 2018 तक सभी प्रकार के मोटरसाइकिलों के कुल उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि क्या है?
2014 से 2018, 2014 की बात करते हैं। 2014 में ज़रा देखिएगा, 4 और 11, 20, 20 का 0 2, देन 10 और 8 18, तो 20, 20 8 28, 28 और 8, 28 और 8 36, 360। और 360 की बात करते हैं तो 360 भाई, इतने मैं अगर बात करें 2018 में बात करते हैं तो 2018 तक मोटरसाइकिलों में कुल उत्पादन प्रतिशत वृद्धि क्या है? अच्छा, प्रतिशत वृद्धि मुझे कैलकुलेट करनी है। देखिएगा ज़रा, 230 और 230, 320, 320 और 320, 330, 330 और 90, 420, 230, 240, 240 और 180, तो हाँ, 420। अब देखिए कितना ज़्यादा है तो आप कहेंगे जी 60 ज़्यादा है। कितने से? 360 से। देन 6 छंग 36, 1/6 का मतलब होता है 16 सही 2/3%। ठीक है ना? चलिए भाई, थैंक यू। और आप सभी से मेरी एक ही बात है, वो ये है कि आप सभी अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में वीडियो के लिंक को शेयर करते रहें। ठीक है ना? अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।